सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक पॉइंट और आप समझ लें कि कॉम्बिनेशन जो डिस्कस कर चुके और साथ ही साथ किन तरह के कंडीशंस में, किन ओकेजन्स पे वी विल यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो भी हम डिस्कस कर चुके। अब तीसरी चीज़ ये समझ लीजिए कि एक और कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अगर मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट आई गिव यू द एग्जांपल एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि वो क्या है, किस तरह की एरर है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस। अगर मैं सेंटेंस ये लिखता हूँ कि आई एम थिंकिंग यू आर राइट, अब एम थिंकिंग से पता चलता है आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अपेरेंटली ग्रामर सही लगती है, लेकिन आप जब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ऐसा सेंटेंस तो मैंने नहीं पढ़ा। आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैंने तो पढ़ा आई थिंक यू आर राइट। अब क्या एरर क्या है? वैसे थिंकिंग, अगर वो पर्सन अपने इस प्रोसेस की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने पढ़ा कि जो चल रहा है अभी, जो ऑन है, जो प्रोसेस कंटिन्यू है, उसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ थिंकिंग के साथ हम आईएनजी फॉर्म क्यों गलत हो रही है? आई एम थिंकिंग यू आर राइट। या एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर सेंटेंस कहता है आई एम रिमेंबरिंग योर नेम। अब ये सेंटेंस मान लीजिए आपके एग्जाम में लिखा हुआ है किसी पार्ट में, ये पूरा सेंटेंस ही यही है, आई एम रिमेंबरिंग योर नेम। मतलब हिंदी में सीधे सीधे आपको समझ में आता है कि मैं तुम्हारा नाम याद कर रहा हूँ, आई एम रिमेंबरिंग योर नेम, लेकिन ये सेंटेंस भी आपका सही नहीं है। तो यहाँ एरर कौन सी है? यानी वर्ब आईएनजी फॉर्म यहाँ सही क्यों नहीं है? और किस तरह के वर्ब होते हैं जिनमें आईएनजी फॉर्म सही नहीं होती? कहीं अगर आपने सेंटेंस पढ़ा हो, शी इज वॉन्टिंग टू टॉक टू यू, हिंदी में तो हम कहते हैं वो आपसे बात करना चाह रही है, वो आपसे बात करना चाह रही है, लेकिन इंग्लिश में हम शी इज वॉन्टिंग टू टॉक टू यू, लगता है कि कुछ गलत है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि ये किस तरह की एरर है और इसमें क्या चीज़ है। देखिए, दो तरह के वर्ब होते हैं। एक वर्ब होता है वो जो स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ड से आपको ध्यान आ रहा होगा कि हाँ, इस तरह का वर्ड आपने सुना है, जो जैसे स्टैटिक। स्टैटिक एक वर्ड है जिसका मतलब कोई चीज़ जो स्थिर हो, यानी मूव ना कर रही हो। इसका अपोजिट वर्ड आपने पढ़ा है डायनामिक, यानी जिसमें गतिशीलता हो, जो निरंतर चेंज हो रही हो, ट्रांजिटरी हो, लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए ये स्टैटिक कहलाता है। इसी से बनता है स्टेटिव वर्ब। और एक वर्ब आपका होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में क्या होता है कि एक एक्शन कंटिन्यू है, यानी द प्रोसेस इज ऑन। जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। अब बोलने की एक प्रक्रिया है जो चलती जा रही है, चलती जा रही है, आप देखिए चलती रही। अगर आप कहते हैं कि आई एम लर्निंग, तो बिल्कुल ठीक है, ये प्रक्रिया है, चल रही है। इफ़ यू से दैट दे आर रनिंग, तो रनिंग एक प्रक्रिया है जो चल रही है, कंटिन्यू ये एक्शन है। तो ये एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब वो जिनमें एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन स्टेटिव वर्ब वो सारे वर्ब हैं जो इनमें कोई प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होता। ये चीज़ एक अवस्था है, एक कंडीशन है जो होती है बस, उसके अंदर किसी तरह की कोई कॉन्टिन्यूटी और कोई मूवमेंट या कोई डायनामिक चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, वो डायनामिज्म की। अब ऐसे कौन से वर्ब हैं जो स्टेटिव वर्ब हैं, उनके उदाहरण देखने होंगे, और फिर उनमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। तो स्टेटिव वर्ब जो भी होते हैं उनमें हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। क्रॉस वीआईएनजी, वी डोंट यूज वर्ब आईएनजी फॉर्म में इसको। अब देखिए, स्टेटिव वर्ब में जब हम इसको वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, तो उस लिस्ट को आपको नोट करना होगा जिनमें हम इस तरह के वर्ब फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। बहुत आसान है इसका। थोड़ा सा आप अगर, एक तो जो मैं कुछ वर्ब्स आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ कि इन वर्ब्स में इसका यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड पार्ट ये है कि अगर आप खुद सोचेंगे इस पार्ट पे, अपना दिमाग चलाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस तरह के वर्ब्स में हम क्यों आईएनजी फॉर्म यूज़ करें जबकि उसमें कोई प्रोसेस नहीं है। वो या तो होती हैं या तो नहीं होती हैं, काइंड ऑफ फिक्स स्टेट, एक अवस्था है बस। तो ऐसे वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब के आपको टाइप्स बता रहे हैं। स्टेटिव वर्ब्स वो सारे वर्ब जिनमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में उनको नहीं यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ब्स जो इमोशंस को शो करते हों, ऐसे वर्ब्स जो आपके सेंसेस से रिलेटेड हों, ऐसे वर्ब्स जो आपके परसेप्शंस से रिलेटेड हों। अभी मैं आपको केवल नाम बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स अभी बताऊँगा परसेप्शंस से रिलेटेड हो। परसेप्शंस का मतलब आपकी थिंकिंग फैकल्टी से रिलेटेड, कॉग्निटिव पार्ट से रिलेटेड परसेप्शंस वाले वर्ड। ऐसे वर्ड जो किसी तरह की ओनरशिप को शो करते हों, मालिकाना हक को दिखाते हों, किसी के पास कोई चीज़ है उसको बताते हों। या ऐसे वर्ब्स जिनमें किसी तरह का कोई मेजरमेंट किया जा रहा है। मेजरमेंट का मतलब हो गया नाप तौल, उसमें भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ नहीं कर सकते, मेजरमेंट हो। या ऐसे वर्ब्स भी जो कुछ कंटेन करते हों। कंटेन करने का मतलब है
कि वो किसी तरह का कोई जैसे कंटेंट खुद अपने आप में। अब देखिए इमोशंस वाले वर्ब्स कौन से ऐसे वर्ब हैं, जैसे आपको सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ तो आप लव एक इमोशन है, LOVE लव। अब लविंग ING के साथ ये यूज़ नहीं हो सकता। जैसे आप कहते हैं आई एम लविंग माई कंट्री, अब आई एम लविंग माई कंट्री ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक इमोशन है लव, और इसलिए इसमें आपको ये स्टेटिव वर्ब है, ये कंडीशन है, ये है या नहीं है, तो आपको सिर्फ ये कहना है आई लव माई कंट्री। तो आई लव माई कंट्री इसमें ING फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह के जितने वर्ड भी जो इमोशंस बिट्रे करते हैं, जो इमोशंस को शो करते हैं, वो मैं आगे अभी लिख देता हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं सेंसेस पे पहले दे देता हूँ आपको। सेंसेस का वर्ड जो आपकी इंद्रियों का, जैसे आप कहते हैं स्मेल या टेस्ट, तो अगर आप कहते हैं कि द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, सो द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट में आपको लगता है कि ये ING फॉर्म सही नहीं है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि ये कोई प्रोसेस नहीं है, वो तो या तो स्वीट है या फिर नहीं है, सीधी सी बात है, उसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखेगी। तो ये इसका सही वर्जन क्या होगा? द फ्लावर स्मेल्स स्वीट या द फूड टेस्ट्स डिलीशियस। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि द फूड इज टेस्टिंग डिलीशियस। तो सेंसेस वाले वर्ब्स आगे इसके उदाहरण करेंगे कौन से होते हैं और एग्जाम्पल्स। परसेप्शंस को समझा देता हूँ। परसेप्शंस जैसे आपकी समझ, सोचने का, कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड जितने वर्ब्स हैं, जैसे अंडरस्टैंड। अब आप कहते हैं सर से कि आपको पूछा गया कि आपको समझ में आ रहा है, डू यू अंडरस्टैंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आप कहते हैं यस सर आई अंडरस्टैंड इट। आप क्या ये कह सकते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग इट? आई एम अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं कह सकते क्योंकि ये फिर कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें सीधे सी बात है आपको समझ में आया या नहीं आया, तो आई अंडरस्टैंड इट। इसी प्रकार से आप किसी तरह के ओनरशिप के वर्ड्स ले लीजिए, जैसे कि हैव, HAV हैव से, या पजेज है या ओन है। तो ओनरशिप के वर्ड में जैसे अगर आपने बोला कि आई एम हैविंग अ कार, अब आई एम हैविंग अ कार इनकरेक्ट है क्योंकि हैविंग वर्ड प्रोसेस को नहीं शो करता, कॉन्टिन्यूटी को नहीं शो करता, ये तो आपके पास कार है या नहीं है, एक अवस्था को शो करता है। इसलिए आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस। हैविंग का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, ये एक अलग तरह पॉइंट है, आगे भी आने वाले उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये समझ लें कि हैविंग हम यूज़ कर सकते हैं ING फॉर्म में हैव का प्रयोग केवल तब जब आप किसी मील्स यानी भोजन कर रहे हो। तो आप कहते हैं किसी को फ़ोन आ गया, आपने उसको कहा आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच, आई विल कॉल यू आफ्टर इट, तो ये ओनरशिप के लिए। सिमिलरली हैव की तरह आप पजेसिंग कभी नहीं पढ़ते हैं, ING फॉर्म में पजेसिंग का प्रयोग नहीं होता। जैसे आप कहते हैं आई पजेस 5 बुक्स, तो ये 5 बुक्स आई एम पजेसिंग नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस नहीं है। इसी तरह से आई ओन अ बिग बंगलो, आपके पास एक बड़ा बंगलो है, तो आई ओन अ बिग, आई एम ओनिंग अ बिग बंगलो नहीं होगा। मेजरमेंट में जैसे आप किसी चीज़ की नाप तोल करते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि दिस फील्ड इज मेजरिंग, आप उसमें क्या बोलते हैं? दिस फील्ड मेजर्स। जब उसका माप करते हैं या नाप लेते हैं तो उसको आप उसमें मेजरिंग की जगह पर मेजर का प्रयोग कर सकते हैं। This field measures 100 meter in width and 50 meters in breadth. तो लंबाई और चौड़ाई आपने उसके हिसाब से बता दी, तो लेंथ और ब्रेथ बता दिया, लेकिन मेजरिंग 100 meters और इन लेंथ एंड ब्रेथ विल बी रॉन्ग। सिमिलरली अगर कंटेन वर्ड यूज करते हैं तो आप फिर उसमें ING का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस बॉक्स इज कंटेनिंग, मैं पहले रॉन्ग बोलता हूँ, दिस बॉक्स इज कंटेनिंग 5 coins। अब इस कंटेनिंग या तो बॉक्स में होंगे या नहीं होंगे, कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए दिस बॉक्स कंटेन्स 5 coins। ये सारे वो टाइप ऑफ वर्ब्स हैं जिनमें आप ING फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, कंटेन स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब कौन कौन से हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स, उनके एग्जांपल्स देख लीजिए सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। जैसे आपका वर्ड है, मैं इमोशन से स्टार्ट किया था मैंने, तो इमोशन से वर्ड जैसे डिज़ायर, अब एक इमोशन को शो करता है, विश, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, एडोर। एडोर का मतलब भी किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, बहुत प्यार करना। अब देखिए आप, मैं यहाँ बताता चलूँ कि जैसे वर्ड लव है, आप मैकडोनल्ड की पंच लाइन देखते हैं, वो लिखता है आई एम लविंग इट। अब आई एम लविंग इट से आप ये मत समझ लीजिएगा कि सर ने जो बताया उसके हिसाब से तो ये आई एम लविंग इट तो सही है और सर तो बता रहे हैं कोई अलग चीज़। ये लविंग वहाँ पर वो कोई ग्रामर का उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसलिए वो उन्होंने कैजुअल फॉर्म में एक लैंग्वेज को यूज़ किया है। लेकिन ING फॉर्म में लविंग हम यूज़ नहीं करेंगे, वर्ब के फॉर्म में आई लव और आई हेट, आई एम लविंग, आई एम हेटिंग नहीं यूज़ होगा। सिमिलरली आई अडोर,
अडोरिंग यूज़ नहीं करेंगे। तो ये तो इमोशन वाले वर्ब्स हो गए, इनके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इसी प्रकार के दूसरे वर्ब्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ओन, हैव, पजेस या बिलोंग। ये बिलोंग के साथ याद रखिएगा, कई बार ये चूँकि इंटरव्यू भी आपके एग्ज़ाम्स के बाद लास्ट जो पार्ट होता है वो इंटरव्यू का हो सकता है, तो उसमें कई बार ये बोल देते हैं, ये बेसिक एरर है कि आई एम बिलोंगिंग टू कोलकाता। अब आई एम बिलोंगिंग टू कोलकाता, यहाँ ING फॉर्म नहीं, क्योंकि ये कोई प्रोसेस नहीं है, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप जुड़े हुए हैं, तो आप सिर्फ बोलेंगे आई बिलोंग टू कोलकाता। फ्रॉम का प्रयोग भी नहीं होता, तो ING फॉर्म का इसमें यूज़ नहीं होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए दूसरे वर्ब्स कौन से हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, सेंसेस पे आइए। जैसे आप कहते हैं फील, टेस्ट, हियर, सी, SEE, लिसन, LISTEN, लुक, अपीयर, साउंड। आगे वर्ड्स पे चलते हैं, जैसे अंडरस्टैंड, वांट। वैसे वांट एक इमोशन वर्ड भी है, इमोशंस को शो करता है। रिमेंबर, ऑब्जर्व, थिंक, आपके कॉग्निटिव पार्ट से रिलेटेड वर्ब्स हो गए। कंसिस्ट ऑफ या कंटेन। सो ये इस तरह के वर्ब्स हैं जिनमें के साथ आप ING फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, बिकॉज दे आर स्टैटिक वर्ब्स। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड बेसिक चीज़ें डिस्कस हो गई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह के वर्ड्स उसके इंडिकेटर हैं, कॉम्बिनेशन कैसा होता है, और फिर साथ ही साथ उसमें स्ट्रेटिव वर्ब कौन से हैं जिनके साथ वर्ब ING का प्रयोग गलत हो जाएगा। एक और वर्ड, जैसे क्लोज द टॉपिक, आई एम गोइंग टू आस्क यू एक क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ कि आई एम नोइंग यू, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि नो भी एक प्रोसेस का नाम नहीं है, बल्कि आप किसी को जानते हैं तो आप कह सकते हैं आई नो यू। तो नो वर्ब जो है वो भी स्टेटिव वर्ब है, और उसके लिए ING फॉर्म का प्रयोग वहाँ पे नहीं करेंगे। तो अगर आपको कोई आगे भी कोई ऐसा वर्ड मिलता है, इसके मीनिंग पे आप ध्यान देंगे और देखेंगे कि क्या वो इस कैटेगरी में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे इसको। चलिए, सो जो एग्जाम्पल मैंने आपको सबसे पहला दिया था वो था कि आई एम थिंकिंग यू आर राइट। यहाँ पे कुछ स्टेटिव वर्ब जब वो एक्शन वर्ब के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, उसका डिफरेंस आप समझिएगा, ठीक है? उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं 2 उदाहरण लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। आई एम थिंकिंग, एक सेंटेंस है सिर्फ आई एम थिंकिंग, इसको मैं कंप्लीट नहीं कर रहा। मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ, ये कहता है आई थिंक यू आर राइट। इस पे ध्यान दें। आई एम थिंकिंग, जब थिंक एक स्टेटिव वर्ब की तरह यूज़ कब होगा, जब वो मेंटल फैकल्टी से रिलेटेड, यानी सोचने की बात जो हो रही है, जो चीज़ आपकी, जिसको मैंने कहा था कॉग्निटिव एबिलिटी, परसेप्शन से रिलेटेड है, उस समय अगर आप थिंक का प्रयोग करेंगे उस तरह से, तो फिर थिंक में ING फॉर्म नहीं आएगा। जैसे इस दूसरे उदाहरण में आपने देखें, इसने कहा कि आई थिंक यू आर राइट, यानी यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहा है, प्रेक्षण कर रहा है, सोच रहा है, और फिर उसके बाद अपनी बात कह रहा है लेखक की मैं समझता हूँ कि तुम सही हो। इसलिए थिंकिंग का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। लेकिन जो पहला एग्जाम्पल है, जैसे आई एम थिंकिंग, अब यहाँ ऐसे आई एम थिंकिंग को समझिए कि जैसे टीचर स्टूडेंट्स को देखता है कि वो बहुत गहरी मुद्रा में है, सोच में कहीं लीन है, एंड ही आस्क हिम व्हाट आर यू डूइंग, और वो कहता है सर आई एम थिंकिंग। अब ये थिंकिंग जो है, ये ऑब्जर्वेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे वो प्रेक्षण की बात नहीं कर रहा है अपने, यानी कुछ सोच समझ के सही या गलत ये नहीं बता रहा है, बल्कि वो जो मुद्रा में है, जो एक्शन, जो प्रोसेस चल रहा है अपेरेंटली, जो बाहर से आपको दिख रहा है, वो उसकी बात करता है। इसलिए आई एम थिंकिंग। आप किसी पिक्चर को देखते हैं कि पेंटर ने पेंट किया है, एंड इफ़ यू लुक एट इट, उसमें एक आदमी बहुत गहराई से अपनी आंखें ऊपर किए हुए है, राइट साइड या लेफ्ट साइड में, और वो उसके चिन के ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो वो कहता है आई एम थिंकिंग। अब उस पिक्चर के हिसाब से आपको लगता है कि यस ही इज़ थिंकिंग, बिकॉज उसका जो जेस्चर है, वो जेस्चर और पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन वो ऐसा बताते हैं कि हाँ सोच रहा है कुछ, तो यहाँ पर थिंकिंग ठीक है। लेकिन आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर आप एक फाइनलिटी पे पहुँच चुके हैं, एक स्टेट पे पहुँच चुके हैं जहाँ से आपको पता है कि ये सही है या गलत है, तो ये ऑब्जर्वेशन की बात। तो इस प्रकार से आप अगर दूसरा उदाहरण मैं आपको दूँ कि मैंने आपको बोला कि द फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, ये गलत था, तो इसका सही वर्जन क्या होगा, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। अब दूसरा इसी तरह का, जैसे आई एम थिंकिंग था, सेंटेंस है ही इज स्मेलिंग अ फ्लावर। इस उदाहरण में देखिए कि पहला उदाहरण जो है वो द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ये टेस्ट की बात है, सेंसेस से रिलेटेड वर्ब है यहाँ पर स्मेल।
तो ये कोई प्रोसेस नहीं है, वो स्मेल कर लिया और उसको एक प्लेजेंट स्मेल उसमें से आ रही है, स्वीट स्मेल, तो वो कहता है फ्रेग्रेंस आ रहा है, तो वो कहता है द फ्लावर स्मेल स्वीट, ठीक। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में ही इज स्मेलिंग अ फ्लावर, ये एक्शन की बात की जा रही है कि वो क्या कर रहा है अभी। अब सपोज वो पर्सन झुक करके स्मेल करता हुआ, स्निफ करता हुआ दिखाई दे रहा है फ्लावर को, तो उस एक्शन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब में आईएनजी सही है। तो नाउ आई कंक्लूड कि कुछ वर्ब्स में विच हैव बीन पार्ट ऑफ द स्टेटिव वर्ब, बट वो एक्शन वर्ब की जगह पर कब यूज होंगे, यू शुड गेट हैव अ फेयर आइडिया, जब वो उस एक्शन को कर रहे होंगे, उस मुद्रा में होंगे, एंड द वर्ब आईएनजी फॉर्म इज एक्सेप्टेबल इन दैट केस। बट if they are working as a stative verb, यानी they are based on some observation, they are based on some kind of perceptions, और फिर वो एक फाइनलिटी के तौर पे अपना एक डिसीजन बता रहे होंगे, जैसे आई थिंक यू आर राइट, या द फ्लावर स्मेल स्वीट, ये डिक्लेरेशन है, उसने कर लिया है स्मेल, इसके बाद बता रहा है, तो वहाँ पर वो स्टेटिव वर्ब की तरह यूज होंगे। तो जो लिस्ट मैंने आपको वर्ब की बताई, यू विल हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली एंड सेंटेंसेस को उसमें। तो ये एक बेसिक चीज़ थी जो स्टेटिव वर्ब से रिलेटेड थी। लेट्स मूव अहेड। अब 2 टेंसेस अभी तक डिस्कस किए, लेट्स मूव टू द थर्ड टेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेंस है और बहुत कॉमनली यूज होता है आपका, जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये कब यूज करते हैं, जब आप किसी कार्य के पूरा होने की बात बताते हैं, when an action has been completed and you are going to update। कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूटी हो रही थी, एक काम चल रहा था प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पूरा हो चुका है, उसके पश्चात आप उसकी बात करते हैं, तो प्रेजेंट को परफेक्ट टेंस का प्रयोग वहाँ होता है। सबसे बेसिक चीज़ जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं, यानी कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म कैसे चेंज होता है, क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज़, और वर्ब की हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन का यूज़ होगा। अब एग्जाम्पल, शी हैज़ गॉन टू हर ऑफिस, ठीक है, वो जा चुकी है, ये एक बात कंप्लीट हो गई, इसको बताया गया। दूसरा कॉम्बिनेशन, अगर सब्जेक्ट प्लोरल है तो आपको पता है कि इसके साथ वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। जैसे दे हैव लेफ्ट फॉर देयर ऑफिस, वो अपने ऑफिस के लिए जा चुके हैं। आई के साथ हम हैव का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर, और जितने भी प्लोरल वर्ब सब्जेक्ट्स हैं जैसे प्रोनाउन में, जैसे कि दे, यू, वी, साथ ही साथ आई, उनके सबके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो आई वैसे तो आप सोचेंगे तो एक सिंगुलर है, लेकिन एक ही है, लेकिन इसके साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है। ऐसा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी किया था, वहाँ पे भी आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होता था, आई के साथ वर्ब में एस नहीं आता था, यानी आई वर्क इन एन ऑफिस, आई वर्क्स नहीं आता था। सेम केस यहाँ पर भी, ये याद रखेंगे। और ही, शी, इट ऐसे प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर होते हैं नेचर में, यानी वो एक ही पर्सन को बताते हैं, उनको व्यक्त करते हैं। राहुल है, इंडिया है, ये सारे सिंगुलर हैं, तो इसके साथ हैज़ का प्रयोग हो जाता है। अब इस सेंटेंस को, ये तो आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर आपको निगेटिव बनाना है तो ये हैज़ और वर्ब थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, नॉट विल बी यूज। सो जैसे सेंटेंस मैंने बोला था, शी हैज़ गॉन टू हर ऑफिस, इसको अगर निगेटिव करना है तो ये हो जाएगा शी हैज़ नॉट गॉन टू हर ऑफिस, वो नहीं गई है, तो ये स्थान रहता है नॉट का, दोनों के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अगर आप सेंटेंस को निगेटिव की जगह इंटरोगेटिव करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस में पुराना फार्मूला कि आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना पड़ेगा, यानी अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप हैज़ को पहले रखेंगे, और अगर प्लोरल है तो हैव को पहले रखेंगे, उसके पश्चात वो सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि आपको बताया सिंगुलर फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ये बाकी का पार्ट सेंटेंस का जो भी है अन क्वेश्चन मार्क। हैव के साथ में you use subject plural form P and verb third form, and then the rest part of the sentence, ये combination हो जाता है। मैं इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप क्यों, why will you use, कि आप क्यों हेल्पिंग वर्ब को, मैं इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, हर टेंस में आपको इसको बता रहा हूँ। why am I doing this, फॉर ए वेरी स्पेशल रीज़न, कि जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे उस टाइम ये सेंटेंस का ऑर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। सो उस समय जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करेंगे, एट दैट टाइम दिस पर्टिकुलर नॉलेज विल बी वेरी हैंडी, बहुत काम आएगी आपके, इसलिए हैज़ और हैव को हमने पहले कहाँ रखा, डू डस को पहले रखा, इज एम आर को पहले रखा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, ये याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बेसिक चीज़ कि
कि आपको कॉम्बिनेशंस का आइडिया लग गया। अब इससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम लोग परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और इंडिकेटर्स इसके क्या हैं, यानी सेंटेंस में विच आर द वर्ड्स दैट टेल यू कि परफेक्ट टेंस यूज़ होना चाहिए। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वहाँ पर दोनों जगह पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिकेटर क्या हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिससे आपको आइडिया लग जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, इसके मैं आपको यूजेजेस बताता हूँ। नंबर 1, टू अपडेट ऑन सम हैपनिंग्स, कुछ घटित हो गया उसके बारे में अपडेट करने में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कहते हैं कि द फायर हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड बाय द फायर डिपार्टमेंट, तो बुझा दी गई है आग, ये अपडेट किया जा रहा है। द ऑपरेशंस हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी जो भी ऑपरेशन चल रहे थे वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गए, ये अपडेट किया जा रहा है किसी चीज़ पे। दूसरा, एट द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, कोई काम पूरा हो जाता है तब भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई मील, यानी मैंने अपना भोजन खत्म कर लिया है। ही हैज़ अटेंडेड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड कर चुका है, ये कंप्लीशन हो गया, एक प्रोसेस हो गया, काम था वो पूरा हो चुका, उसके बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपके पास इंडिकेटर्स कौन से हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जो सूचक हैं। अगर सेंटेंस में आपको वर्ड दिख जाता है जस्ट, तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें कोई चीज़ कितनी जल्दी घटित हुई है, समय से, अभी प्रेजेंट टाइम से कितना रिलेटेड है, जस्ट उसको शो करता है। इसी प्रकार से अगर आपको वर्ड दिख जाता है येट, ऑलरेडी, सिंस, ये शब्द आपको आइडिया दे देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। याद रखेंगे कि इसमें से, यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी हो सकता है। इसी प्रकार से सिंस का प्रयोग भी पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी हो सकता है। लेकिन येट एक ऐसा वर्ड है जिसको आप, और जस्ट दूसरा वर्ड है जिसको आप पास्ट परफेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जस्ट जो चीज़ है वो अभी नाउ से रिलेटेड होती है, अभी से, समय के, और पास्ट के अंदर जब बात आप करते हैं तो वो अभी नहीं रह जाता, वो तो तब की बात हो जाती है। इसी प्रकार से येट भी अभी तक की बात करता है। जैसे आप कहते हैं द टीचर हैज़ नॉट कम येट, यानी अभी तक नहीं आए हैं। अब अगर पास्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस होगा द टीचर हैड नॉट कम येट। अब येट अगर वहाँ पर है तो ये आउट ऑफ प्लेस है, ये सही नहीं है, क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हैं और येट तो कहता है अभी तक नहीं आए, तो अभी तक से नहीं जुड़ता है वो बिंदु, और इसलिए वहाँ पर आपको देन का प्रयोग करना पड़ता है। हैड नॉट कम देन, टिल देन, इस प्रकार से उसका यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर्स को ध्यान रखेंगे। मूविंग अहेड, फोर्थ नंबर प्रेजेंट टेंस का वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस कहाँ यूज़ होता है, पहले तो आप इसमें दोनों नाम देखते हैं, परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस भी, यानी दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का मिश्रण है। तो इसमें परफेक्ट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी और कॉन्टिन्यूअस में जो कुछ आप जिस तरह से समझते हैं उसको, वो उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैसे यहाँ पे मिलती हैं। देखिए, ऐसे किसी भी एक्शन के लिए जो कुछ समय पहले हो सकता है स्टार्ट हुआ हो, कोई भी कार्य, कोई भी घटना, कोई भी चीज़ जो कुछ समय पहले स्टार्ट हुई हो और अभी तक, यानी जिस समय बात की जा रही है वो कंटिन्यू चल रही हो, तो ये टेंस एक कॉन्टिन्यूटी का आपको सेंस देता है। तो ये कॉन्टिन्यूटी का पता आपको इससे चल जाता है। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने देखा था कि वो उस पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहा था, उस क्षण की बात कर रहा था, सेंटेंस के कॉन्टिन्यूएशन की बात करेगा। बेसिक पॉइंट, क्या कॉम्बिनेशन है इसमें जो हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें आपको वही रूल है कि सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करेगा, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हैज़ बीन। याद रखेंगे इसमें बीन का प्रयोग होता है, परफेक्ट में सिर्फ हैज़ का प्रयोग होता था, और हैज़ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ये मैं आपको कह रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए हैज़ परफेक्ट का और वर्ब आईएनजी फॉर्म जो हम यूज़ करते रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो ये तो सिंगुलर में। प्लूरल सब्जेक्ट अगर है आपका तो फिर आप इसमें यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ हैव बीन एंड वर्ब आईएनजी फॉर्म। इन केस दोनों तरह के एग्जाम्पल में अगर उस समय को मेंशन किया गया है कि कोई चीज़ कब से चल रही है, उस समय को लिखा गया, या कितने
अंतराल से कितने टाइम से वो चल रही है. इफ द पॉइंट ऑफ द टाइम और द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इज मेंशन, इन दैट केस आप देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में कभी कभी लास्ट में आके एक वर्ड लिखा होता है सिंस, या कभी लिखा होता है फॉर. तो सिंस और फॉर का डिस्कशन तो वैसे प्रेपोजिशन में भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक तरह के प्रेपोजिशंस में काम करते हैं. लेकिन यहाँ पर हम सिंस और फॉर में आपको इससे रिलेटेड भी एरर एग्जाम्स में होती है. तो क्या डिफरेंस है दोनों में, सिंस और फॉर में, इसको जल्दी से समझ लेते हैं और उसके पश्चात थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. देखिए, सिंस जब यूज़ होता है जब किसी कार्य के स्टार्ट होने के, शुरू होने के समय के उस बिंदु को मेंशन किया गया हो. जैसे आपको मैं अगर सेंटेंस कहता हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ. अब देखिए वो समय मेंशन है, वो बिंदु मेंशन है समय का, टाइम ऑफ, पॉइंट ऑफ टाइम जो है मॉर्निंग, इसलिए यहाँ पर समय सिंस का प्रयोग होगा. आप मॉर्निंग की जगह इस समय के बिंदु को कोई और नाम दे दें, जैसे आप इसको नाम दे दें, मान लें कि 1995, तो वो भी समय हो गया. आप इस तरह से इसको अगर मान लीजिए इसको आप कह देते हैं 10 AM, तो भी ये भी समय का नाम है. आप इसको किसी घटना से जोड़ के देख देते हैं तो वो भी एक समय के बिंदु का नाम है. जैसे सिंस माई अराइवल, लोग बात करते हैं सिंस माई मैरिज, सिंस माई ब्रेकअप, सिंस माई ट्रांसफ़र, सिंस माई एडमिशन, तो उस बिंदु को उस घटना के साथ जोड़ के देख लेते हैं. तो ऐसे सारे बिंदु समय के जिनका कोई नाम है उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है. लेकिन अगर ये बात अंतराल यानी ड्यूरेशन के से रिलेटेड है, देन वी विल गो फॉर फॉर. तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे. जैसे उदाहरण है, आई हैव बीन टीचिंग, अब पहले मैंने कहा था सिंस मॉर्निंग, अब अगर मैं इसको समय के बिंदु का नाम ना लेकर के ड्यूरेशन बताऊं तो मैं कहूँ फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से. अब आप देखिए 3 घंटे जो है ये एक ड्यूरेशन है, अंतराल है, इसलिए यहाँ फॉर का प्रयोग उचित है. अब ये 3 घंटे की जगह 3 दिन हो सकते हैं, 3 डेज हो सकते हैं, 3 वीक्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकता है, ईयर हो सकता है, सेंचुरी, मिलेनियम, कुछ भी लिखा है, आप फॉर का प्रयोग करेंगे. तो ये एग्ज़ाम रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें कई बार एरर होती है. अब मैंने इसके बाद आपको बताना है कि जो कॉन्टिन्यूटी थी हमारी, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं. तो सेंटेंस पहले मैंने आपको बताया, यहाँ देख लें कि सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन वर्ब आईएनजी और सब हैव बीन वर्ब आईएनजी किस तरह के सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी जहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं है. अगर आप नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो नॉट कहाँ पर आएगा, हैज़ और बीन के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना पड़ेगा. जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, इसको अगर मैं निगेटिव करूं तो कहूँगा आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. तो दोनों के बीच में हैज़ बीन या हैव बीन, दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग होगा. अगर इस सेंटेंस को आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको इस सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे करना होगा, वही पुराना फॉर्मूला कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़, या हेल्पिंग वर्ब अगर हैव यूज़ हो रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको आप सबसे पहले रखेंगे और उसके पश्चात सब्जेक्ट सेंटेंस का, जो कि ऑब्वियसली सिंगुलर होगा, और उसके बाद बीन रखेंगे और बीन के बाद आप लिखेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म और फिर जो भी सेंटेंस का रेस्ट पार्ट है एंड द क्वेश्चन मार्क. हैव के केस में भी सेम ऑर्डर. अब इस सेंटेंस को, क्वेश्चन फॉर सेंटेंस को मैं कहता हूँ हैव आई बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. तो आप इसमें देखते हैं कि सही ऑर्डर है, आई सब्जेक्ट आ गया, बीन फिक्स है, आईएनजी फॉर्म और सिंस मॉर्निंग. तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंस का. अब यूजेज पे आता है कि हम इसको कहाँ प्रयोग करते हैं. अभी तक के डिस्कशन में भी मैंने ऑन एंड ऑफ आपको थोड़ी थोड़ी सी ये बात बता दी है दैट इट इज़ यूज टू कन्वे द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन एक्शन. कोई घटना जो पहले से शुरू हुई और अभी तक कंटिन्यू चल रही है उसके बारे में कहते हैं. तो एक तो ये है कि फॉर ए कंटिन्यूड एक्शन इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे आप कहें इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और आप जब बोल रहे हैं हो सकता है उस वक्त भी बारिश हो रही हो और उस वक्त भी कंटिन्यू है वो एक्शन, और मॉर्निंग पहले निकल चुका है, उससे लेकर के अभी तक बारिश है. लेकिन इसका यूज़ तब भी होता है फॉर ए कंटिन्यूड एक्शन के अलावा कि कोई एक्शन दैट वाज कंटिन्यूड बट इट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड. तो यानी मे बी कि ऐसा हो सकता है कि वो एक्शन जो चलता आ रहा है, अभी तक होता आ रहा है, लेकिन अभी अभी रुका हो, रिसेंटली रुका हो, तो उस केस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. सो इट फॉर एन एक्शन दैट हैज़
जस्ट स्टॉप। इट वॉज अ कॉन्टिन्यूड एक्शन जो अभी भी रुका है। जैसे जैसे आप अपने फ्रेंड को मिलने जाते हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर हिम एंड देन ही कम्स इन एंड यू सी कि उसके उनके कपड़े जो हैं उसमें मिट्टी विट्टी लगी हुई है, थोड़ा ऐसा लगता है बहुत कुछ काम करके आ रहे हैं कहीं से, कठिन मेहनत करके। एंड यू आस्क हिम व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रहे थे? एंड ही टेल्स यू कि यू नो आई हैव बीन वर्किंग इन माई फील्ड्स, खेतों में मैं अपने काम कर रहा था। अभी इस समय तो नहीं काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यू एक्शन तो नहीं, अभी तो आपके सामने घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक क्या कर रहे थे, इसलिए वो उस एक्शन टेंस को भी यूज़ करते हैं। तो दो तरीके से, या तो कंटिन्यूड एक्शन होगा यानी बोलते टाइम भी यू चल रहा हो ये वही एक्शन, और चलता आ रहा था लेकिन अभी रुक गया, तो कंटिन्यूड एक्शन दैट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट डिस्कस किए, सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इस टेंस के बाद पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट टेंस में भी यही चारों पार्ट हैं। अब आपको कॉम्बिनेशन जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का है उसको समझने में भी थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि जो हैज़, हैव या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, डू, डज, उन्हीं के काउंटर पार्ट का यूज़ उसमें किया जाता है। तो पहले उसको बता देते हैं कॉम्बिनेशन को, और उसके बाद फिर फ्यूचर टेंस को। तो पास्ट टेंस में सबसे पहले सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में हम जो एक्शन, जैसे सिंपल प्रेजेंट में आपने किया था कि एक रेगुलर एक्शन हो, कोई इस तरह हैबिट हो, या कोई ऐसा एक्शन जो फैक्ट हो, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये फैक्ट है। 2 and 2 मेक 4, दो दो मिलके 4 बनते हैं, एक फैक्ट है। तो उस तरह की बात करते थे। सिंपल पास्ट में जो एक्शन पास्ट में हो गया और वो ख़त्म हो गया, प्रेजेंट से उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, बट पास्ट, तो उस एक्शन को हम सिंपल पास्ट में बताते हैं। इसका कॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है। इसमें अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दूसरा, तो ये अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है उस केस में। सेकेंड केस, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव देन व्हाट वी डू, इसमें कुछ चेंज है। आपको याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट में डू नॉट एंड डज नॉट का यूज़ किया जाता था। नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है जिसको यूज़ करते हैं, दैट इज डिड, डिड नॉट। और याद रखने वाली बात यह है कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी। अगर किसी, ये बहुत बेसिक तरह की एरर है, इन केस आपके एग्जाम में अगर आ गई तो ज़रूर देखें कि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है शी डिड नॉट वर्कड यस्टरडे, अब शी डिड नॉट वर्कड यस्टरडे में डिड नॉट के साथ वर्क की सेकेंड फॉर्म यानी नहीं आएगी, वर्क आना चाहिए, शी डिड नॉट वर्क यस्टरडे। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, शी वर्कड यस्टरडे, कल उसने काम किया था। जब आप इसको क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उस केस में पुराना फॉर्मूला यानी हेल्पिंग वर्ब को आपको पहले लिखना होगा, जैसे डिड है तो डिड को आपने पहले रखा, फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, फॉलोड बाय द वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। डिड शी वर्क यस्टरडे, क्या उसने कल काम किया था, ये टेंस आपका अब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सिंपल पास्ट के कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बता दिए। अब सिंपल पास्ट के बाद मूविंग अहेड वी गो फॉर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, जस्ट काउंटर पार्ट ऑफ इट, यानी इसका जस्ट अपोजिट। आप अगर हिस्ट्री पास्ट की तरफ भूतकाल में जाएंगे तो उस समय एक बिंदु पे, उस समय पे क्या हो रहा था, दैट फॉर्म विल बी चेंज। तो आपकी जो भी नॉलेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की है वो आप इधर ट्रांसफर कर दें, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कि यहाँ सब कुछ पास्ट में है। यहाँ सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज का यूज़ करते हैं एंड वर्ब ing फॉर्म इज यूज्ड। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल P, then we use plural helping verb that is were, और इसमें verb ing का यूज करते हैं। इसको आप where भी कहते हैं बट इसको कहना चाहिए were। अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यू ऑल नो कि हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब यानी was और verb ing या were और verb ing के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस में होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग ये कॉम्बिनेशन रहेगा। इसमें कोई नया हेल्पिंग वर्ब प्रीवियस टेंस की तरह नहीं आ रहा है। सिंपल पास्ट में आपने देखा कि वहाँ पर जब आता था डिड नॉट या डिड क्वेश्चन में तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जा रही थी, लेकिन ऐसा कोई चेंज यहाँ नहीं है। यहाँ वाज वर्ब के सिंपली उसके बाद नॉट आ जाएगा और वर्ब ing फॉर्म आ जाएगा।
अगर आप सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उस केस में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर देना है, यानी वॉज या वर जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, इट विल बी फॉलोड बाय दैट सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉलोड बाय वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन क्वेश्चन मार्क, सेम केस। तो ये कॉम्बिनेशन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद तीसरा टेंस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट को समझा था कि वहाँ पर हैज़ हैव यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, एंड वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर टू कन्वे द कंप्लीशन और फॉर अपडेशन ऑफ एनी एक्शन, किसी कार्य को पूरा होने की। सिमिलरली जो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी वहाँ थी उसको पास्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, पास्ट परफेक्ट उसी तरह की चीज़ों में यूज़ किया जाता है। कॉम्बिनेशन सबसे पहले देख लीजिए कहाँ क्या होता है। इसमें सब्जेक्ट के साथ वी यूज़ हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, वो है हैड, यानी वॉज वर दो नहीं है। और यहाँ पर अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, सेम कॉम्बिनेशन हैड, नॉट एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। इफ यू आर गोइंग टू मेक अ क्वेश्चन सेंटेंस देन हैड शुड कम एट द बिगिनिंग फॉलोड बाय द सब्जेक्ट फॉलोड बाय द वर्ब थर्ड फॉर्म, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड अ क्वेश्चन मार्क। ये यूजेज है, कॉम्बिनेशन है। दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग, यू ऑलरेडी नो। सिर्फ रिवाइज करते हैं हम लोग यहाँ पर। आगे मैं आपको भी एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे इस पे लेकर चलता हूँ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका लास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, दैट एनी एक्शन दैट इज स्टार्टेड अर्लियर मे बी कंटिन्यूड टिल नाउ, मे बी जस्ट ओवर, एंड वी यूज हैज बीन, हैव बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म। सेम अंडरस्टैंडिंग यू शुड शिफ्ट टू पास्ट, यानी सिर्फ टाइम चेंज कर दीजिए, यानी पास्ट में कोई चीज़ जो पहले से हो रही थी एंड दैट वाज कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। तो इसमें कॉम्बिनेशन देख लीजिए पहले क्या होता है। सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू दिस, हियर ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इज देयर, दैट इज हैड, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। हैड के साथ वी यूज बीन एंड देन वर्ब आईएनजी एंड इट गोज ऑन। अगर सेंटेंस में सिंस और फॉर की कोई यूज हो रहा है तो वो आ जाएगा पार्ट में, दैट्स ऑप्शनल। अब निगेटिव सेंटेंस आपको अगर इसका बनाना है तो निगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में निगेटिव नॉट आ जाएगा। जैसे अब अगर आपको इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा। क्वेश्चन सेंटेंस अगर आपको इसको करना है तो हैड सबसे पहले आ जाएगा, फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, फॉलोड बाय बीन एंड देन वर्ब आईएनजी। ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका कॉम्बिनेशन अभी तक डिस्कस कर लिया। लेकिन इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं अभी कॉम्बिनेशन के अलावा, कॉम्बिनेशन तो एक बेसिक चीज़ होगी जो दैट आई हैव डिस्कस विद यू, बट हाउ यू गेट कंफ्यूज दैट वेयर टू यूज सिंपल पास्ट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पास्ट परफेक्ट, सो दैट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन विल बी एड्रेस्ड वेरी सून। उस पर अभी मैं चर्चा करूँगा। पहले मैं ज़रा आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ। तीसरा टेंस आपका जो फ्यूचर था उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके कॉम्बिनेशंस को देख लेते हैं कि क्या है इसमें। तो इसका फर्स्ट पार्ट यानी सिंपल फ्यूचर में देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना होता है ईदर विल और शैल, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। दिस इज द सिंपल फ्यूचर अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ अगर निगेटिव यानी नॉट लगाना हो तो विल और शैल के बाद आपका नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि विल नॉट, कभी कभी आप देखते हैं कि विल नॉट की एक शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है और उसको हम कहते हैं वॉन्ट। इसी प्रकार से शैल नॉट की बहुत ज़्यादा कॉमनली आपने विल नॉट की फॉर्म देखी होगी, वोंट करके एक अपॉस्ट्रॉफी कॉमा लगा होता है, स्पेस, उसके बाद टी। शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म शैंड करके लिखी होती है। तो ये तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गई इनकी। तीसरा चलते हैं कि इसका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन होता है। उस केस में हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को यानी विल और शैल whatever is suitable उसको आप पहले रख देते हैं, followed by the subject, followed by verb first form। ये हो गया कॉम्बिनेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब एक बेसिक पॉइंट यहाँ एड्रेस कर देता हूँ, when to use will and when to use shall। So please understand will versus shall।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? नंबर 1, विल। देखिए इसमें ओल्ड इंग्लिश का जो रूल है उसको समझ लीजिए, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में ये रूल थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया है, मतलब इट्स नॉट फॉलोड इन अ वेरी स्ट्रिक्ट सेंस। जो फॉर्मल इंग्लिश का रूल है, ओल्ड इंग्लिश में जो रूल है वो ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या दे इस तरह के कोई प्रोनाउन या और कोई अन्य नाउन जैसे गौरव या राहुल या किसी देश का नाम या कोई शहर का नाम, अगर वो सब यूज़ किए जा रहे हैं तो नॉर्मल केस में, नॉर्मल मतलब कि कोई स्पेशल यूजेज नहीं है, नॉर्मल सी बात बताई जा रही है, उस केस में सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे के साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं नॉर्मल केसेस में। लेकिन अगर कोई किसी चीज़ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, इफ़ इट इज़ बीइंग एम्फेसाइज्ड ऑन समथिंग, यानी सेंटेंस को पढ़ने पे इफ़ यू फील दैट देयर इज सम फोर्स, author is being particular about something, he is emphasized on something, उस केस में will का यूज I और we सब्जेक्ट के साथ यानी प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल है, नॉर्मल केस में सेंटेंस है कि he will go to meet his friend, यानी वो अपने फ्रेंड से मिलने जाएगा, ये एक सामान्य बात कही जा रही है, इसलिए ही के साथ will का प्रयोग एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप I और we के साथ तो will का प्रयोग नहीं किया जाता नॉर्मल केसेस में, किस समय किया जाता है? स्पेशल केस में किया जाता है, जैसे आप किसी बात पे जब जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, या किसी चीज़ में किसी तरह का कोई फोर्स है, जैसे आप कहते हैं कि आई विल नेवर कम टू मीट यू। तो अब मैं उस उदाहरण को दे रहा हूँ जो स्पेशल केस है, आई के साथ कैसे विल का प्रयोग किया जाता है, जैसे एम्फेसाइज कर रहा है, सेंटेंस कहता है आई विल नेवर कम टू योर हाउस आई स्वेयर। अब इस सेंटेंस में उसने कहा आई विल नेवर कम टू योर हाउस आई स्वेयर, शपथ, कसम खाना। अब ये वर्ड जो आपको लास्ट में मिलता है स्वेयर, इस स्वेयर से आपको लग जाता है दैट सेंटेंस कि एम्फेसाइज कर रहा है स्पीकर इस पर्टिकुलर बात पे कि वो नहीं आएगा कभी भी उससे मिलने के लिए, या नेवर वर्ड भी आपको ये पता चल जाता है कि वो जोर डाल रहा है इस पे कि कभी भी वो नहीं करेगा ऐसा, इसलिए आई के साथ विल का यूजेज यहाँ एक्सेप्टेबल है। इसी प्रकार से वी के साथ भी हम विल यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं, शैल के साथ इसके जस्ट सेम केस, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि विल के साथ ही, शी, इट, दे नॉर्मल केस, और विल के साथ आई और वी का यूज़ तब करेंगे जब स्पेशल केस हो, फोर्स हो, एम्फेसाइज किया जा रहा हो। इसका जस्ट अपोजिट, शैल के साथ नॉर्मल केसेस में आई और वी का यूज़ किया जाएगा, किस केस में? नॉर्मल केस में। और ही, शी, इट के साथ में, ही, शी, इट, दे के केस में कैसे किया जाता है? एम्फेसाइज करने वाले केस में, जब सेंटेंस में कोई जोर दिया जा रहा हो, जैसे कि वहाँ विल के साथ आई और वी का यूज हो रहा था, उसी प्रकार से ही और शी, इट और दे के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। अगर सेंटेंस में नॉर्मल बात कही जा रही है तो उसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे सेंटेंस कहता है वी शैल फुलफिल आवर ड्यूटी, हमें अपना काम पूरा करना चाहिए, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, नॉर्मल बात कही जा रही है। यानी ही, शी, इट, दे के साथ में शैल का प्रयोग कब होगा? जब आप स्पेशल केस हो, यानी एम्फेसाइज किया जा रहा हो, स्पेशल केस देखिए। अब अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है, किस बात के बारे में श्योर है? दैट ही शैल नॉट रिटर्न योर मनी। अब ये श्योर वर्ड जो है, इससे जो जोर दिया जा रहा है और ऑथर स्पीकर के द्वारा, उसका पता चलता है, इसलिए ही के साथ में आपने शैल का यूज कर सकते हैं। ये रूल है जिसको मैंने आपको पहले ही बताया। दीज टू रूल्स रिलेटेड टू विल एंड शैल वर मोस्टली यूज इन फॉर्मल इंग्लिश और इन ओल्ड इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में द डिवीजन बिटवीन द टू इज नॉट सो क्लियर, इट हैज़ ब्लर्ड अ लिटिल बिट। अब जो है मिक्स हो गया है काफ़ी कुछ, और इसलिए विल और शैल का प्रयोग फ्रीली इधर से उधर होता है। इन केस इन एग्जाम यू कम अक्रॉस एनी क्वेश्चन जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है सेंटेंस में, कोई ऐसे वर्ड वहाँ पे ऑथर ज़रूर लिखेगा, जैसे आई स्वेयर, आई एम डेड श्योर, इस तरह के अगर आपको सूचकांक को इंडिकेटर्स कुछ सूचक मिलते हैं तो आप
इसी रूल को फॉलो करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, यानी जो फॉर्मल इंग्लिश में रूल हैं जो पहले से यूज़ किए जा रहे हैं, मॉडर्न वाली चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब डिस्कस हमने किया सिंपल फ्यूचर अभी तक, और सिंपल फ्यूचर में मैंने आपको विल और शैल के साथ कॉम्बिनेशन और कहाँ इसका प्रयोग होता है ये बताया। मूविंग अहेड, लेट्स टेक द सेकेंड पार्ट of future tense, that is future continuous। future continuous में देखिए आपको वही अंडरस्टैंडिंग जो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, यानी एट दैट मोमेंट, प्रेजेंट के मोमेंट में क्या हो रहा था उसकी बात कर रहे थे, वो अंडरस्टैंडिंग आपने शिफ्ट की पास्ट टेंस में जब होती है उस समय क्या हो रहा था, उसकी अंडरस्टैंडिंग को अब फ्यूचर में शिफ्ट कर दीजिए, यानी एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर व्हाट विल बी हैपनिंग, जो कुछ घटित हो रहा हो, जो एक्शन हो रहा हो उस समय, उसकी बात करना हो तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ वहाँ पर करते हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी नॉलेज विल और शैल की है उसको यूज़ करते हुए वी यूज़ कॉम्बिनेशन। इसमें मतलब कैसे होगा, बी लगाएंगे और फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट विल शैल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल इसका देखिए, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश टुमारो एट दिस टाइम और एट द सेम टाइम। तो कल इस समय आप क्या कर रहे होंगे, आपने कहा विल बी लर्निंग इंग्लिश, कल इस समय, तो कल आने वाला फ्यूचर टेंस, द व्हाट एक्शन विल बी टेकिंग प्लेस, लर्निंग। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस सेंटेंस। नाउ इफ वी आर गोइंग टू मेक अ नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस, यहीं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, विल एंड बी के बीच में नॉट यूज हो जाएगा, जैसे विल नॉट बी, शैल नॉट बी, रिमेनिंग पार्ट विल बी एज इट इज। In case question sentence we are going to make out of it, then as I have told you earlier कि helping verb को सबसे पहले रखेंगे, will या shall सबसे पहले आ जाएगा, and followed by subject, followed by rest part of the sentence, यानी be and verb ing form। एक उदाहरण दे देता हूँ इस combination का, जैसे will we be learning, सेम एग्जाम्पल को देखिए, will को ले जाएंगे सबसे पहले, subject उसके बाद हो जाएगा, will we be learning English tomorrow at this time, ये combination इसका future continuous tense का हो गया।